यूट्यूब चैनल पे कई बार मैंने बताया है कि 500 रुपए के स्टार नोट वैल्यूबल नहीं होते और स्टार नोट्स की वैल्यू नहीं आ रही है अभी। इसके कलेक्टर बहुत कम हैं और इनकी परचेज बहुत ही कम हो रही है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो भी क्वेश्चंस आपके हमारे यूट्यूब के वीडियोस पर आते हैं तो हम उनका जवाब देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स का ये हमारे एपिसोड्स रहते हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे क्वेश्चंस में आते हैं उनके बारे में। तो ये देवल टाइम्स का है, 2 वीक पहले का इनका एक क्वेश्चन। 1 रुपए का नोट है, मॉन्टेक सिंह आलूवालिया, स्टार्टिंग में 786 है, क्या इसकी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मिल सकती है बेस्ट कंडीशन में, फ्रॉम पंजाब। तो दोस्तों मॉन्टेक सिंह आलूवालिया का ये 91, 92, 93, 94 4 साल इसमें मॉन्टेक सिंह आलूवालिया आए हैं 1 रुपीज में। तो इसमें स्टार्टिंग में 786 की कभी उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं होती है। एंडिंग में 786 की फिर भी कुछ वेटेज है, लेकिन स्टार्टिंग में 786 है तो इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है। ये कलेक्शन करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड होता है तो इसके आपको 50 से 100 रुपये मिल सकते हैं अगर ये यूएनसी कंडीशन में है। तो अगर इसमें एंडिंग में 786 होता और 93 में होता तो 93 का नोट कंपेरेटिवली कुछ महंगा है, तो उसमें उसकी वैल्यू 300 से 500 रुपये हो सकती थी। और अगर इसमें 91, 92, 94 में होगा तो इसकी वैल्यू 250-300 तक नॉर्मली होती है। और किसी भी नोट में जो 1 रुपीज़ के हैं, अगर यूएनसी कंडीशन में एंडिंग 786 है तो उसकी वैल्यू 200 रुपये से और 500 रुपये तक हो सकती है। इसी में अगर 1949 से लेके 1965 तक के जो बड़े नोट आते थे उसमें एंडिंग 786 होगा तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसकी रेयरिटी अपने आप में काफ़ी है और उसमें भी अगर एंडिंग 786 है तो ज़्यादा महंगा हो सकता है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन था शुभ महाजन, इनका भी 2 वीक पुराना है मैसेज ये। व्हाट इज फ्यूचर ऑफ 2 रुपीज 1996 सुभाष चंद्र बोस, शुड वी बाई अराउंड 10K इन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, टोटल हाउ मेनी मिंटेज ऑफ दिस कॉइन। दोस्तों ये 1996 का जो सुभाष चंद्र बोस का कॉइन आया था, ये अपने आप में एक रेयर कॉइन है, क्योंकि ये एक मिसप्रिंट कॉइन कहलाता है, क्योंकि 1997 के अंदर ये बहुत बड़ी क्वांटिटी बनी है और 96 में ये गलती से बना था। और इसकी मिंटेज स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन बहुत कम मिंट हुआ था, क्योंकि मिंट से ऑर्डर हो गया था कि जितने भी कॉइन बने हैं इसको मेल्ट कर दिया जाए। तो कुछ कॉइन जो बाहर निकले थे उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, वो आप मानकर चलिए कि हज़ारों में ही होगी, लाखों में नहीं हो सकती। तो इसका जो कलेक्शन है ये वाकई में अच्छा है। और पिछले काफ़ी टाइम में हमने जब शुरू किया था ये काम, लगभग कोरोना से पहले और उससे पहले, तो ये 1500, 2000, 2500 में बिकता था। आज इसकी वैल्यू अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो 8 से 10,000 रुपये आराम से बिक सकता है। और अगर आप इसको खरीद के रखते हैं और 10,000 में आपको मिलता है वाकई में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, कंडीशन इसकी देखनी पड़ेगी आपको। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सुभाष चंद्र बोस 1996 का अच्छा है और आप इसको कलेक्शन में रख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है स्टेटस तेजूर मंदिर, सर मेरे पास 1954 आधा रुपया है, कीमत कितनी होगी। तो 1954 का 1 रुपीज रेयर होता है, हाफ रुपीज में कोई रेयरिटी नहीं है। और ये निकल कॉइन आता है 1954 का, तो हाफ रुपीज में इसकी वैल्यू कोई स्पेशल नहीं है। एज पर कंडीशन ये 5 रुपये से और 20 रुपये तक हो सकता है। एक अच्छी कंडीशन में 20 रुपये तक ये आराम से बिक सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है एसके शमशेर जी,
इसमें इनका क्वेश्चन ये है कि 1941 बॉम्बे मिंट का 1 क्वार्टर आना क्या रेट है। तो 1941 का बॉम्बे मिंट का क्वार्टर आना ये जॉर्ज 6 में आता है 1941, और इसमें जो इसकी पहचान है वो है 1 क्वार्टर आने में 1 के ऊपर डॉट आता है एन के ऊपर, 1 में एन के ऊपर बिल्कुल सेंटर में डॉट, ये इसका बॉम्बे मिंट की पहचान होती है। और दोस्तों इसमें नकली भी काफ़ी बन के आ रहा है, तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिए। और 1941 बॉम्बे मिंट का काफ़ी पहले से ही रेयर है, डिमांडिंग है। पहले ये 1000, 1200, 1500 रुपये तक होता था, अब 2000 से 3000 से 4000 तक भी ये जा सकता है आराम से। तो ये एक अच्छा कॉइन है, आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद ये रेहान ओल्ड कार्स, ये इनका है। भाई मेरे पास सिल्वर कॉइन्स बहुत हैं, कोई भी ले नहीं रहा है। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर इनके पास सिल्वर कॉइन्स हैं और ये सेल करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सिल्वर कॉइन्स लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं तो कॉइन्स की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि सिल्वर कॉइन की वैल्यू अगर रेट और बढ़ेंगे तो और बढ़ जाएगी, और ऐसा भी है अगर सिल्वर के रेट डाउन हुए तो इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि सिल्वर कॉइन्स के रेट अगर एक बार बढ़ गए तो बढ़े ही रहेंगे, या आने वाले टाइम में अगर सिल्वर इसमें कम होता है रेट तो इसकी वैल्यू कम भी होगी। लेकिन आज की रेट में सिल्वर बढ़ी हुई है, और जब तक ये बढ़ी हुई है, जब तक आपके पास मौका है, इसको बेच सकते हैं। अगर कोई भी आपको मना कर रहा है तो हम ये चीज़ें रेगुलर परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस में, रंग के ऑफिस में, तो आप यहाँ पर आकर भी इनको बेच सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है ये संजय उप्पल जी का। वर्मा जी नमस्ते, मेरे पास 10 रुपये शालीमार गार्डन सी रंगराजन का सिग्नेचर यूएनसी नंबर ऑल 7 का है, प्राइस क्या है। ये शालीमार गार्डन में 10 रुपये में अगर यूएनसी इनके पास है और ऑल 7 है, तो इसमें अगर प्रेफिक्स में भी कोई अच्छा नंबर है तो उसकी वैल्यू और बढ़ सकती है। नहीं तो ये ऑल 7 का कम से कम 2000 रुपये का एक नोट आता है जो ऑल 7 में है 10 रुपये में। मेन चीज़ ये है कि इसमें प्रेफिक्स क्या है और इसकी कंडीशन क्या है, तो ये आपका आराम से बिक सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद इनका है हार्ड वर्किंग मैन, ये इनकी आईडी है। सर 5 रुपये कमोमेटिव कॉइन पर वीडियो बनाकर बताएं, शंभुनाथ बरनवाल जी यूपी से। इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा ही, और हमेशा ये हमारे यूट्यूब पर बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इनके हिसाब से मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें 5 रुपये के कमोमेटिव कॉइन्स की वैल्यू बताई है, जिसमें जो 5 रुपये के कमोमेटिव कॉइन्स स्टार्ट हुए थे तो उसमें थोड़ी सी गलत रूमर्स ये होती है कि सबसे पहले कॉइन जो इंदिरा गांधी और नेहरू के आते थे, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बड़े कॉइन, तो देखने में ही ऐसे लगते हैं कि बहुत महंगे होंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि अभी उसकी वैल्यू 25 से 30 रुपये तक चल रही है। हमारी परचेजिंग उसकी 25 रुपये से है, तो उसकी वैल्यू कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, और वो एज पर कंडीशन 20 और 25 रुपये के आसपास ही ज़्यादा बिकते हैं। उसके बाद हमने बताया था इंटरनेशनल क्रॉप साइंस काफ़ी महंगा है। उसके साथ साथ खादी एंड विलेज स्टील भी महंगा है, खादे कॉपर निकल भी महंगा है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टील भी महंगा है, कॉपर निकल भी महंगा है। तिलक जी का कॉइन काफ़ी महंगा है। तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक स्टील, बाल गंगाधर तिलक कॉपर निकल, ये भी दोनों महंगे हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ कॉइन्स और हैं जिसमें एसबीआई का कॉपर निकल का आता है, वो भी कुछ महंगा है। ओएनजीसी कॉपर निकल आता है, वो भी कुछ महंगा है। तो ये इसमें महंगे कॉइन्स हैं। और मिंट वाइज कुछ कॉइन्स होते हैं, जैसे कामराज का बॉम्बे मिंट का कुछ महंगा है। और इसके साथ साथ इसमें इंडियन पाकिस्तान वार जो 1965 वार का था, एक कॉइन आया है, उसमें फर्स्ट इशू कुछ महंगा है थोड़ा सा, तो ये कॉइन इसमें महंगे आते हैं। तो इसके अलावा जो 5 रुपये में ब्रास वाले, पीतल वाले जो कॉइन लाते हैं क्वांटिटी में भर भर के, उसकी परचेजिंग हमने बहुत कम कर दी है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो आते हैं, और लगभग रोज ही वहाँ हमारे ऑफिस पे कम से कम 2000 से 3000 कॉइन वो आ रहे हैं। तो हमारी भी एक लिमिट है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में उसको स्टॉक नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी परचेजिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है इनका, हाँ इनका है सोनू राजसन जी। इन्होंने कहा है सर मेरी भी कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में शामिल कीजिए, और मेरा सवाल है कि क्या लाइन वेराइटी, क्लॉक एरर और डाई वेराइटी में कलेक्शन करने से कुछ फ़ायदा है या नहीं।
तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे मैंने लगभग 20 साल में जो एक्सपीरियंस लिया है, उसके हिसाब से लाइन वैरायटी, डाई वैरायटी, क्लोक एरर, इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं, इसमें एक तो आपको डीप स्टडी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। फिर मेन बात ये होती है कि इसके कलेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं होते कभी भी। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसको कलेक्शन करने का है एज ए कलेक्टर, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये चीज़ें डाई वैरायटी के नाम पे आप बहुत महंगी खरीदते हो, तो इस बात की ज़्यादा उम्मीदें नहीं करें कि आपका रीसेल में ये ज़्यादा महंगा बिक सकता है। क्योंकि आपको बेचने के लिए ज़्यादा कलेक्टर होंगे तो रेट की आपको अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ों के कलेक्शन में कलेक्टर बहुत कम है, कलेक्शन करने वाले, तो उन चीज़ों की रीसेल वैल्यू अपने आप ही कम हो जाती है। और डाई वैरायटी का एक कंसेप्ट है जो मैं सोचता हूँ कि कोई भी अगर कॉइन बनता है तो उसके अंदर ये सारा मैकेनिकल सिस्टम होता है और उसमें दो डाई बनती हैं, एक ओवर्स की और एक रिवर्स की। तो जो आजकल कॉइन बन रहे हैं वो कॉपर के कम है, कॉपर निकल ज़्यादा है जो हार्ड मेटल है, स्टील काफ़ी हार्ड मेटल है। तो इनकी अगर मान तो मिंटिंग होती है तो कुछ क्वांटिटी के बाद वो डाई जो है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद एक तो वीक स्ट्राइक बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फिर उसके साथ साथ लगभग अगर क्वांटिटी जैसे कॉइन्स की करोड़ों में होती है, तो आप मानकर चलिए कि अगर 50,000 कॉइन बना के एक डाई खराब हो जाती है, तो कितनी डाइयाँ उसके करोड़ों कॉइन को बनाने के लिए यूज होती हैं। और अगर आप बहुत माइन्यूटली सारे कॉइन्स लेकर बैठेंगे, एक ही मिंट के, एक ही डिनोमिनेशन के, अगर आप 500 कॉइन लेकर बैठेंगे तो हो सकता है उसमें से आपको 50 से 60 डाई आपको मिल जाए। तो डाई वैरायटी का जो काम है बहुत माइन्यूट है और बहुत ही बारीकी से आपको उसमें कंसीडर करके अलग अलग करके उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ आपने कलेक्ट की और उसकी डिटेल्स आपने नहीं लिखी, तो अगली बार आप खुद ही नहीं ढूंढ पाओगे कि उसमें वेरिएशन क्या है। तो डाई वैरायटी में स्टडी करने वाले, कलेक्शन करने वाले लोग बहुत कम हैं। डाई वैरायटी, लाइन वैरायटी, ये सारी जितनी डाई बनती है उसमें लाइन का वेरिएशन भी आता है और कभी कभी इसमें म्यूल वैरायटी भी आती है। तो म्यूल का भी कंसेप्ट यही है कि अगर आपको कलेक्शन करना है और आपको कॉमन या कॉमन में से कुछ ऊपर रेट में कोई चीज़ें मिलती हैं और आप कलेक्शन करते हैं तो बेटर है। नहीं तो अपने इंटरेस्ट के लिए तो आप कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को एज एन इन्वेस्टमेंट या आगे फ्यूचर कोई बहुत अच्छा होने वाला है इसका, या आने वाले टाइम में बहुत बड़े हुए रेट आपको मिल जाएंगे इसके, तो ये चीज़ें मेरे जजमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। और मैं कभी भी प्रायोरिटी नहीं देता कि म्यूल वैरायटी, डाई वैरायटी, लाइन वैरायटी के हिसाब से तो बहुत महंगी चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करूं या अपने किसी कलेक्टर को इन्वेस्ट करूँ। तो डाई वैरायटी, म्यूल वैरायटी या लाइन वैरायटी में कलेक्शन करने में कलेक्शन कर सकते हो। और हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई भी एक कॉइन या दो कॉइन अगर कोई सर्च कर रहा है और आपके पास निकल जाता है तो वो महंगा बिक सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वो महंगा बिकेगा। इसके बाद क्वेश्चन है कल्याणी मेकअप आर्टिस्ट। सर जी नमस्ते, मेरे पास 500 के स्टार नोट्स हैं, प्लीज नोट की वैल्यू बताइए। तो कल्याणी जी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन यूट्यूब चैनल पे कई बार मैंने बताया है कि 500 रुपए के स्टार नोट वैल्यूबल नहीं होते और स्टार नोट्स की वैल्यू नहीं आ रही है अभी। इसके कलेक्टर बहुत कम हैं और इनकी परचेज बहुत ही कम हो रही है। और हमारे ऑफिस में भी हम ये चीज़ें परचेज नहीं कर रहे हैं स्टार नोट्स। स्टार नोट्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर स्टार नोट्स में 1 रुपए के अंदर स्टार नोट्स हैं तब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरे स्टार नोट्स आते हैं उसमें फैंसी और सुपर फैंसी नंबर होंगे, तब भी उसकी कुछ वैल्यू मिल सकती है। अदरवाइज स्टार नोट्स की वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बल्क क्वांटिटी में बने हैं। तो इसके पीछे आपको नहीं भागना चाहिए और इसमें आपको प्रीमियम भी नहीं मिलेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है ये शमीम नूर जी, 1 रुपए कॉइन 1989 नोएडा मिंट, कॉपर का कॉइन है, उसकी क्या वैल्यू? देखिए 1 रुपीज 1989 नोएडा मिंट का कॉइन कॉपर निकल में ही आया था। और बहुत सारे लोग हमारे पास कॉइन लेकर आते हैं क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स ने कॉपर या दूसरा मेटल बता के, ऑफ मेटल स्ट्राइक, लोगों को बहुत कंफ्यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लोग, क्वांटिटी में लोग, बहुत ज़्यादा लोग ये ओएमएस, कॉपर या इस टाइप के जो टेंडेंसी है ना, इस चीज़ को लेके सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं। और हमारे पास रोज 2 4 5 लोग ऐसे जरूर आते हैं कि जो जैसे ही कलर चेंज हुआ उनको लगता है कि ये कॉपर का है या दूसरे मेटल का है।
ये सिर्फ मिस गाइड किया हुआ है लोगों को। बहुत ही रेयर, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि उस टाइप का कोई कॉइन कि जो कॉपर निकल में बना है वो प्योर कॉपर में बन के आ जाए, या ऑफ मेटल स्ट्राइक में बहुत कम चांसेस होते हैं कोई कॉइन आता है। अब मानकर चलिए कि 1 करोड़ कॉइन में से मुश्किल से 5 कॉइन ऐसे होंगे जो ओएमएस में, ऑफ मेटल स्ट्राइक में, अदर मेटल में आते हैं। अदरवाइज उस बात के चांसेस बहुत कम है। और हर आदमी का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि भाई मैं लखपति करोड़पति जब बन सकता हूँ जब वो कॉपर में आ जाए, जब कोई भी कॉइन आ जाए। तो ये दूसरे यूट्यूब चैनल लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको मिसगाइड नहीं होना चाहिए। 1989 नोएडा और 19 नोएडा, ये हम लोग जो नॉर्थ में रहते हैं उनके लिए बहुत कॉमन कॉइन है, और हम इसकी परचेजिंग किसी भी प्रीमियम वैल्यू पर नहीं कर रहे हैं। जो कॉमन का रेट होता है उसके रेट में हम परचेज कर रहे हैं। तो इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए आपको। ओएमएस का जो माइंड में लोगों पे है वो चीज़ें गलत हैं, और उसके लिए उसकी भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। ये जाहिद जफर जी हैं, इन्होंने पूछा है सर गेंडा छाप 25 पैसे 1980 की क्या कीमत है। दोस्तों मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 1980 में गेंडा छाप स्टील की चवन्नी बनी ही नहीं है, तो इसकी क्या वैल्यू बता सकते हैं। 1980 में कॉपर निकल की चवन्नी आती थी 25 पैसे, और ये स्टील में कभी नहीं बनी, और गेंडा छप तो कभी बनी ही नहीं है। ये एक नॉर्मल चवन्नी आती थी 25 पैसे, जो 1980 में बॉम्बे मिंट की काफ़ी रेयर होती है। कलकत्ता हैदराबाद की रेयर नहीं होती बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग 1980 की चवन्नी लेकर आते हैं, लेकिन या तो वो कलकत्ता होती है या हैदराबाद होती है। उसमें बॉम्बे बहुत रेयर है और वो काफ़ी महंगी बिकती है, और हम उसको खरीद भी रहे हैं, लेकिन कलकत्ता और हैदराबाद की वैल्यू नहीं आती है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। अगले एपिसोड में और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब हम देते रहेंगे आपको। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन इन्फॉर्मेशन को ले सकें। थैंक यू।